क्षमता एबिलिटी टू अडेप्टेबिलिटी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि बदलने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता का पैमाना है। इसका अर्थ यह है कि बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को बदलना आवश्यक होता है। यहाँ पर अनुकूलन की क्षमता एक महत्वपूर्ण कौशल बनकर उभरती है, क्योंकि अधिकतर व्यक्तियों को आदर्श परिस्थिति में कार्य करने का मौका नहीं मिलता है। पुलिसकर्मियों को भी खुद को अपनी नौकरी की चुनौतियों का सामना करने का हेतु तैयार करके अनुकूलन की क्षमता पारदर्शिता करनी होती है। अनुकूलन की क्षमता एक व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके माध्यम से वह बदलती परिस्थितियों के साथ संपर्क में रहता है। यह एक महत्वपूर्ण गुण है जो व्यक्ति को अपने आप को अनुकूलित करने की क्षमता प्रदान करता है, ताकि वह नई परिस्थितियों का सामना कर सके और सही तरीके से प्रक्रिया कर सकते हैं। अनुकूलन की क्षमता कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। स्वीकृति और प्रतिक्रिया। यह योग्यता व्यक्ति को नई और अप्रत्याशित स्थितियों को स्वीकार करने और उसका सामना करने का क्षमता प्रदान करती है। अनुकूलन की क्षमता व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुरूप सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने को मदद करती है। समस्या समाधान। यह योग्यता व्यक्तियों को समस्याओं को हल करने के लिए नया और आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। अनुकूलन के माध्यम से व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की सहायता कर सकता है और उन्हें समर्थन प्रदान कर सकता है। नए कौशल विकसित करना। अनुकूलन की क्षमता व्यक्ति को नई परिस्थितियों में सफलता के लिए आवश्यक कौशल और योग्यताओं को विकसित करने का क्षमता देता है। व्यक्तिगत विकास। अनुकूलन की क्षमता से व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और आत्मसंज्ञान को विकसित कर सकता है। अनुकूलन की क्षमता एक व्यक्ति को समाज में सफलता की ओर ले जाती है और उसे अपने आप को नई और अप्रत्याशित स्थितियों के लिए तैयार करने में मदद करती है। यह गुण अधिकतर क्षेत्रों में आवश्यक है, चाहे वह व्यावसायिक जीवन में हो, सामाजिक संगठन में हो या फिर व्यक्तिगत में हो। पुलिस के लिए अनुकूलन की क्षमता का महत्व। पुलिस अधिकारियों के लिए अनुकूलन की क्षमता का भारतीय संदर्भ में महत्वपूर्ण है। पहला, बदलती परिस्थितियों का सामना करना। दूसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। तीसरा, तत्पर में अनुकूलन। इसका मतलब पुलिस अधिकारियों में अपनी दिनचर्या में आने वाली अनियमितताओं को सामना करने की क्षमता होनी चाहिए और अनुकूलन उन्हें सक्रियता के साथ निपटने में मदद करता है। विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन। भारत में विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करना चाहिए। समर्थन और सहयोग। पुलिस अधिकारी में विभिन्न स्तरों के लोगों जैसे नागरिकों, सरकारी अधिकारियों और अन्य संगठनों के साथ मिलजुल कर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष। चुनौतीपूर्ण स्थितियों में अपने क्षमता को बेहतर उपयोग करने के लिए पुलिस अधिकारियों में अनुकूलन की क्षमता होनी चाहिए। तकनीकी, वित्तीय, कार्यकुशलता। विपरीत परिस्थितियों में कार्यवाही। पुलिस अधिकारियों में आपातकालीन स्थितियों में मनोवैज्ञानिक स्थिरता और मानसिक शांति बनाए रखने की आवश्यकता होनी चाहिए। विकास और सुधार। अच्छे पुलिस अधिकारी की धारणा होती है कि उन्हें निरंतर अपनी योग्यताओं और कौशल में वृद्धि करते रहना चाहिए। अनुकूलन की क्षमता ही यह संभव बना सकती है। अनुकूलन की क्षमता न होने का परिणाम। अगर कोई पुलिस अधिकारी में अनुकूलन की क्षमता नहीं दिखता है तो निम्नलिखित परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। पहला, कार्यवाही में विलम्ब होगा। संवाद की कमी होगी। नौकरी पर प्रभाव होगा। अनुकूलन की क्षमता की कमी के कारण पुलिस अधिकारी को अगर नई और अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करने में सफलता नहीं मिलती तो उसके करियर को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकता है। सुरक्षा और अन्याय। सार्वजनिक विश्वास की हानि हो सकती है अनुकूलन की क्षमता न रहने पर। अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग में कमी हो सकता है। संघर्ष स्तर में कमी हो सकता है। विशेष अधिकारियों की हानि हो सकती है। पुलिस अधिकारियों को क्या करना चाहिए? पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए? भारतीय संदर्भ में एक पुलिस अधिकारी अपने अनुकूलन की क्षमता को विकसित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। पहला, सामाजिक और सांस्कृतिक समझ। पुलिस अधिकारी की भारतीय समाज विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को समझना चाहिए। उनको विभिन्न समुदाय, भाषाओं और संस्कृतियों के साथ समाज में रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। तकनीकी की अद्यतन विकास। बदलते समय के साथ तकनीकी क्षेत्र में अद्यतन विकास को समझने और सीखने की आवश्यकता होती है। अनुकूलन की क्षमता पुलिस को तकनीकी नवाचारों और समझने की और इसके अनुकूलन में मदद करती है। अटलता में अनुकूलन। नैतिक और कानून समर्थन, संवेदनशीलता और विश्वास का पालन। स्थायित्व और नियमों का पालन। संगठनात्मक कौशल। ये सभी कदम पुलिस अधिकारियों को अपने अनुकूलन की क्षमता को विकसित करने में मदद कर सकते हैं और उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये था अनुकूलन की क्षमता। 7वां चैप्टर व्यावसायिक सूचना, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, बेसिक लेवल का। अध्याय 7। एक पुलिसकर्मी अपनी सर्विस के दौरान पुलिस कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई तथा समाज के अंतर्गत अंतर्निहित हितों के मध्य तालमेल बैठाने के लिए विभिन्न भूमिकाओं में परस्पर संघर्ष का सामना करता है। अपने कार्यों के कार्यात्मक परिणाम
और अपेक्षित वैधानिक परिणाम के मध्य ही सामंजस्य बैठाना आवश्यक होता है। कुल मिलाकर देखें तो अपने काम को भी अंजाम देना है जिसकी प्रवृत्ति में ही हस्तक्षेप सामयिक है। साथ ही जनता के अधिकारों की सीमा का अतिक्रमण भी नहीं करना है और स्वयं को सुरक्षित भी रखना है। ऐसे में एक पुलिसकर्मी के बेसिक स्तर का व्यावसायिक सूचना अपरिहार्य है, मतलब अनिवार्य है। व्यवसाय सूचना के प्रमुख से क्षेत्र। एक पुलिसकर्मी के लिए बेसिक स्तर की व्यावसायिक सूचना से अभिप्राय कुछ सामान्य कार्यों क्षेत्रों में अपेक्षित सावधानियां उससे जुड़ी हुई जागरूकता से हैं। तलाशी, पूछताछ, सामान्य जांच, दबिश, सामान्य पेशेवर व्यवहार एवं पुलिस आचार संहिता का पालन है। ऐसे ही कुछ सामान्य क्षेत्र हैं जहां पुलिस का जनता से सीधा संपर्क होता है। आइए ऐसे कुछ क्षेत्रों में एक पुलिसकर्मी द्वारा व्यावसायिक सूचना अथवा जागरूकता के आलोक में रखे जाने वाली सावधानियों पर नजर डालें। पूछताछ प्रक्रिया। पुलिस थाना एक ऐसा स्थान है जहां पर हर तरह के व्यक्ति हो, चाहे वो दोषी हो अथवा निर्दोष, चाहे दुर्जन हो अथवा सज्जन, उन सभी का संपर्क कानून प्रहरियों अर्थात पुलिसकर्मियों से होता है। पुलिस द्वारा उन सभी के साथ की जाने वाली बातचीत, उसका लहजा, व्यवहार और प्रति तक की जाने वाली संवेदना से जनता में मन में पुलिस की छवि बनती है। पूछताछ जैसी प्रक्रियाओं में व्यवहारगत सावधानी अति आवश्यक होती है। लोगों से नम्रता और उसका सम्मान किए जाने पर वे भी पुलिस की कानून के प्रति आदर का भाव रखते हैं। अतः पुलिस द्वारा पूछताछ करते समय निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। पहला, पुलिस के सदपूर्वाग्रहों से मुक्त होकर निष्पक्ष रहते हुए पूछताछ करनी चाहिए। पुलिस को किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं घोषित करना चाहिए जब तक उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत न हो। पूछताछ के दौरान पुलिस को अपने गुस्से एवं व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। लोगों से सम्मानजनक तरीके से बात करनी चाहिए। भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। और तीसरा, यदि किसी व्यक्ति को हवालात में रखा जाए तो उस व्यक्ति के मानवतापूर्ण सामान्य व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार में सुधारवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। तलाशी प्रक्रिया। अपराध करके भाग जाने वाले अर्थात वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा उनकी छिपने की संभावित स्थान की तथा पकड़े जाने पर उनकी स्वयं की तलाशी की कार्रवाई की जाती है। तलाशी प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला, तलाशी कम से कम 2 अथवा अधिक अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए एवं तलाशी लेने वाले साथी को अन्य साथियों द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहिए। तलाशी लेते समय झुकना नहीं चाहिए। तलाशी लेने के उपरांत ही संदिग्ध व्यक्तियों से उनकी शिनाख्त व पहचान के संबंध में पूछताछ करनी चाहिए। संदिग्ध की तलाशी सामने से नहीं होनी चाहिए बल्कि उसकी तलाशी पीछे से खड़े होकर करनी चाहिए। त्वरित तलाशी आंखें से करने उपरांत सर्वप्रथम कमर की तलाशी करनी चाहिए। किसी अपराधी के मृत शरीर की तलाशी लेते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह व्यक्ति प्रथम दृष्टया मर चुका है और यदि वह व्यक्ति जीवित है तो तलाशी उपरांत उसको उपचार के लिए चिकित्सालय भेजना चाहिए। वाहन की तलाशी के दौरान ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए कहना चाहिए। साथ ही चेकिंग के दौरान वाहन की चाबी भी पुलिसकर्मी के पास ही होना चाहिए। गाड़ी की डिक्की को भी अत्यंत सावधानी से चेक करना चाहिए। दबिश की कार्रवाई। अपराधियों को औचक गिरफ्तारी हेतु दबिश की कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार की कार्रवाई के दौरान अपराधियों द्वारा पुलिस दल पर अचानक हमला कर उन्हें घायल कर दिया जाता है। कभी कभी पुलिसकर्मियों को जान भी गंवानी पड़ती है। कानपुर का बिकरू कांड आप सभी बच्चों को याद ही होगा। इस प्रकार की घटनाएं रणकौशल तथा पुलिस व्यावसायिकता की कमी को दर्शाती है। अतः दबिश के दौरान निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। दबिश देते समय एक कवर टीम की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि अपराधी के भागने की संभावना हो तो उन्हें रोकने के लिए उनके भागने की सभी संभावित रास्तों में टीम लगानी चाहिए। रात्रि दबिश के दौरान पर्याप्त मात्रा में हैवी ड्यूटी टार्च व बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट व पटका अवश्य धारण करना चाहिए। पुलिस जनता संबंध। आम जनता के मन में पुलिस की छवि रक्षक की होनी चाहिए। जनता को पुलिस पर विश्वास होना चाहिए। ऐसा संबंध पुलिस को स्थापित करना चाहिए कि जनता उन्हें अपना मित्र एवं सहयोगी समझे। इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान आवश्यक है। पहला, पुलिस द्वारा जन शिकायतों का सम्मान किया जाना चाहिए, उनका उचित निवारण भी किया जाना चाहिए। दूसरा, पुलिस द्वारा समय समय पर जनता को पुलिस प्रणाली तथा कार्यकौशल से अवगत कराने हेतु थाना दिवस की आयोजना करने चाहिए। इससे पुलिस एवं जनता के बीच की दूरी को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है। पुलिस को अपनी कार्यात्मक शैली को लचीला बनाना चाहिए ताकि जनता के मध्य विश्वास बहाली की जा सके।
पुलिस को अनुशासित व्यवहार करना चाहिए जिससे उनकी साफ और बेदाग छवि जनता में मन में बने। पुलिस को ईमानदारी होना चाहिए, ठीक। और जो लास्ट वाला है ये क्या कह रहे हैं, पुलिस को आचरण की शुद्धता पर ध्यान देते हुए पुलिस आचार संहिता का पालन करना चाहिए। आचार संहिता उल्लिखित बिंदुओं: 1 निष्ठा, 2 सौजन्यता, 3 विश्वसनीयता, 4 जन सेवा, 5वां चरित्र, गरिमा आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुलिस प्रणाली, पुलिस सिस्टम। भारत में एक व्यापक और जटिल पुलिस प्रणाली प्रचलित है। इसका उद्भव ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी पुलिस प्रणाली से हुआ, जिसका उद्देश्य भारत पर ब्रिटेन का कब्जा बनाए रखना और अपने वैश्विक हितों की पूर्ति करते रहना। भारत की स्वतंत्रता के बाद इस पुलिस ढांचे की भूमिका बदलती है और भारत के नागरिकों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य बन गया। वर्ष 1947 के बाद पुलिस प्रणाली में काफ़ी परिवर्तन किए गए। पुलिस को भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में एक प्रविष्ट बनाया गया है, अर्थात पुलिस व्यवस्था के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकारों का होता है। इसलिए प्रत्येक राज्य ने अपनी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अपनी पुलिस व्यवस्था का ढांचा तैयार किया है। सामान्यतः राज्यों द्वारा अपनाई गई पुलिस प्रणाली में निम्नलिखित अधिकारों का समावेश रहता है। पुलिस पदानुक्रम: पुलिस महानिदेशक राज्य स्तर पर, डीजीपी, फिर पुलिस महानिरीक्षक, आईजीपी, देखिए पहले डीजीपी, फिर आईजीपी, फिर डीआईजी, पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जनपद डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होते हैं। फिर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, एएसपी सब डिवीजन के स्तर पर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी, एएसपी, डीएसपी सब डिवीजन पर, ठीक। थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक, एसएचओ थाना पुलिस स्टेशन के स्तर पर। फिर एसआई होता है, एएसआई, मुख्य आरक्षक, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ठीक। तो इसको फिर एक बार देख लीजिएगा ऐसे। पुलिस प्रणाली। भारत का वर्तमान पुलिस व्यवस्था मूलतः ब्रिटिश भारत की पुलिस पद्धति पर आधारित है। वर्ष 1857 के विद्रोह के परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन को पहले से चली आ रही पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी कारण वर्ष 1860 में एच.एम. कोर्ट की अध्यक्षता वाले पुलिस आयोग ने अपनी सिफारिशें ब्रिटिश भारत की सरकार को सौंपी। पुलिस आयोग ने अपनी सिफारिशें ब्रिटिश भारत की सरकार को सौंपी। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधिनियम 1861 लाया गया। पुलिस अधिनियम 1861 के आधार पर पुलिस बल को पुनर्गठित किया गया ताकि भविष्य में हो सकने वाले विद्रोह को रोका सके। वर्ष 1863 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में पुलिस महानिरीक्षक आईजी पद का सृजन किया गया। स्वतंत्र भारत में पुलिस बल की कार्य पद्धति की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने 1877 में श्री धर्मवीर की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया था। इस पुलिस आयोग ने पुलिस अधिनियम 1861 को निरस्त किए जाने और नए पुलिस अधिनियम को लागू करने की अनुशंसा की। प्रस्तावित नए पुलिस अधिनियम का प्रारूप भी पेश किया गया। इसी आयोग ने केंद्रीय पुलिस समिति और राज्य सुरक्षा आयोग का गठन की सिफारिश की। कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नर का अपने कार्यक्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अपने निर्णयों के लिए राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत पुलिस और कानून व्यवस्था की सारी शक्तियां पुलिस आयुक्त में निहित होती है। पुलिस आयुक्त की अपने अधिकार क्षेत्र में एकीकृत पुलिस कमान का प्रमुख होता है। इस प्रणाली में भारत की दंड संहिता सीआरपीसी की कुछ मामले में अंतिम फैसला लेने का अधिकार जिलाधिकारी से लेकर पुलिस आयुक्त को दे दिया जाता है, जैसे सीआरपीसी की धारा 144 लगाने का अधिकार। कमिश्नर प्रणाली में पुलिस आयुक्त को अपने कार्य क्षेत्र की सीमा के अंदर सशस्त्र लाइसेंस जारी करने का भी अधिकार होता है। कमिश्नर प्रणाली में पुलिस आयुक्त को अपने कार्यक्षेत्र में कार्य किसी भी प्रकार की आयोजन की अनुमति देने का या न देने का भी अधिकार होता है।
विशेष परिस्थितियों में बल का प्रयोग और संवेदनशील मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका या गैंगस्टर कानून के तहत विभिन्न धाराओं का प्रयोग करने के लिए पुलिस आयुक्त को ही अंतिम अधिकारी होता है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई राज्य सूची में लोक व्यवस्था को प्रविष्ट 1 तथा पुलिस को प्रविष्ट 2 बनाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नर व्यवस्था। पुलिस कमिश्नर जनपद। देखो पुलिस कमिश्नर जनपद कौन कौन सा है? लखनऊ है, वाराणसी है, कानपुर है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा, ये सब है। कौन कौन सा है? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा। IPS रैंक के कौन? देखो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADG। और पुलिस कमिश्नर में वाराणसी में भी ADG, कानपुर में भी ADG, गौतम बुद्ध नगर में भी ADG और गाजियाबाद में IG और प्रयागराज में भी IG और आगरा में भी IG। ठीक, 3 में ADG, 3 में IG। अब इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक स्तर पर पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण के लिए कार्य करता है। यह विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में। इंटरपोल का ध्येय वाक्य है सुरक्षित विश्व के लिए पुलिस को जोड़ना। सुरक्षित विश्व के लिए पुलिस को जोड़ना। इस संस्था का स्थापना 1923 में वियना में आयोजित इंटरपोल पुलिस कांग्रेस में की गई थी। अध्याय 9 क्या कहता है? समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। कंटेम्पोररी पुलिस इशू एंड लॉ एंड ऑर्डर। ठीक, अध्याय 9 परिवर्तन प्रकृति का नियम है। किसी भी व्यवस्था को बदलती राजनीति, समाज और संस्कृति के साथ बदलना होता है। भारत में ब्रिटिश राज के समय से चली आ रही पुलिस व्यवस्था और कानून में बदलाव किए जाने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है और समय समय पर इसमें आवश्यक बदलाव किए भी गए हैं। लेकिन अभी भी भारत विभिन्न राज्यों में प्रचलित पुलिस व्यवस्थाओं अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। पुलिस का समस्याएं चुनौतियाँ। FIR पंजीकरण से संबंधित दुविधाएं, मुकदमे हेतु विवेचकों की कमी और विवेचना का निम्न स्तर, आरोप पत्र दाखिल करने में देरी व भ्रष्टाचार, कानून और व्यवस्था शाखा एवं अपराध के बीच कार्यों को संसाधनों की उचित बंटवारा न हो पाना, कार्यवाही शिनाख्त और माल शिनाख्त संबंधी समस्याएं, पुलिस द्वारा दायर किए गए ऐसे फर्जी मुकदमों को अदालतों में सफल नहीं हो पाते हैं, पुलिसकर्मियों पर निरंतर बढ़ता कार्य का बोझ, पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार और बिना संपर्क कार्यों के नागरिकों को दिक्कत आती है। जनमानस में पुलिस की छवि एक अक्षम, अशिष्ट, भ्रष्ट और अविश्वसनीय और अव्यावसायिक संगठन की होना। 10वां पुलिस की जनशक्ति एवं उनके संसाधन अत्यंत सीमित होना। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या पर न्यूनतम 222 पुलिसकर्मी होना चाहिए। 11वां अपराधियों की राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण। निचले स्तर के पुलिसकर्मियों को कम वेतन, काम के अधिक घंटे, अवकाश न मिलना, परिवार की उपेक्षा, सामाजिक अलगाव, समय पर तरक्की न होना, कार्य के दौरान जान का जोखिम, बड़े अधिकारियों द्वारा बुरा व्यवहार और नियमित रूप से स्थानांतरण आदि समस्या चुनौती का सामना करना पड़ता है। पुलिसकर्मियों को अद्यतन हथियारों और प्रशिक्षण की उपलब्धता न होना, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में धार्मिक, जातिगत, भाषाई तनाव, हिंसा को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक मानसिक अभिरुचि का अभाव, समाज के विभिन्न वंचित वर्गों और सामाजिक समूहों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करने के लिए आवश्यक मानसिक अभिरुचि की अभाव, पुलिस आधुनिकीकरण और सुधार। भारत में केंद्र सरकार के द्वारा पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना MPES की शुरुआत 1969-70 में की गई थी। इसके उद्देश्यों में शामिल थे अत्याधुनिक शस्त्रों को खरीद करना, एक राष्ट्रीय कृत्रिम उपग्रह तंत्र स्थापित करना, पुलिस के वायरलेस संचार तंत्र को बेहतर बनाना। 3 जनवरी 2000 में भारत सरकार ने के पद्मनाभ भैया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य पुलिस ढांचे में आवश्यक परिवर्तन का सुझाव देना ताकि पुलिस को नई शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने की तैयार किया जा सके। 4, पुलिस सुधारों संबंधी सिफारिशों करने के लिए गठित किए गए जूलियो रिबेरो आयोग अक्टूबर 1998 में अपनी पहली रिपोर्ट
तथा मार्च 99 में अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की थी। इस आयोग ने प्रत्येक राज्य में पुलिस प्रदर्शन और जवाबदेही आयोग की स्थापना की अनुशंसा की थी। वर्ष नवंबर 2000 में गठित मालिमत समिति का उद्देश्य आपराधिक न्याय व्यवस्था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार के लिए अपनी सिफारिशें देना था। इस समिति द्वारा दी गई सिफारिशों में पुलिस व्यवस्था संबंधित सिफारिशें भी शामिल थीं। भारत सरकार ने सितंबर 2005 में सोली सोराबजी की अध्यक्षता में पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था। इसका उद्देश्य एक मॉडल पुलिस एक्ट तैयार करना था जो पुलिस एक्ट 1861 का स्थान ले सकता। इस मॉडल पुलिस एक्ट में पुलिस के नज़रियों में बदलाव के लिए कदम उठाए गए थे और समुदाय से सहयोग प्राप्त करने को विशेष महत्व दिया गया था। इस मॉडल एक्ट के अंतर्गत पुलिस को निष्पक्षता के सिद्धांतों पर कार्य करते हुए और मानवाधिकारों का संरक्षण करते हुए लोकतांत्रिक समाज में कार्य करना था। पुलिस को समाज के कमजोर वर्गों का विशेष रूप से संरक्षण करना था। इस मॉडल एक्ट के अंतर्गत पुलिस के प्रदर्शन और व्यवहार दोनों आधारों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जानी थी। इस मॉडल पुलिस एक्ट के अंतर्गत पुलिस वेलफेयर ब्यूरो का गठन किया जाना था, जिसका कार्य पुलिसकर्मियों के लिए स्वास्थ्य, आवास और कानूनी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। इस एक्ट का उद्देश्य पुलिस को प्रभावी और कार्यकुशल बनाना था। एक कौन सा एक्ट था? पुलिस प्रदर्शन और जवाबदेही आयोग PPAC। और नहीं, ये जो था नवंबर 2005 में गठित मालिमत। ग्राम क्या कहता है? भारत के उच्चतम न्यायालय में वर्ष 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में पुलिस सुधारों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था। 12 इस ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस सुधार लागू करने के निर्देश जारी किए थे। पुलिस की कार्यप्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त करना इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य था। 13वां वर्ष 2007 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग अध्यक्ष वीरप्पा मोइली ने भी पुलिस सुधारों के संबंध में अपनी सिफारिशें दी थीं। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में पुलिस सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किए जाने के बाद भी पुलिस सुधारों को यह या तो लागू नहीं किया गया या आधे अधूरे रूप में भी लागू किया गया है। अध्याय 10 क्या कहता है? व्यवसाय के प्रति रुचि, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन। प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस का कहना था कि ऐसी नौकरी चुनिए जिससे आपको प्यार हो। इसके बाद आपको जीवन में एक भी दिन कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि अगर आप ऐसे व्यवसाय में हैं जिसमें आपको रुचि है तो आप पूरे मनोयोग और ऊर्जा से अपना दायित्व निभा पाएंगे। एक पुलिसकर्मी अपने संवैधानिक दायित्व की पूर्ति कर सके, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके और समाज को भयमुक्त व अपराध मुक्त बना सके। इसके लिए उसकी अपने व्यवसाय में रुचि होना आवश्यक है। रुचि अगर नहीं है तो विकसित की जा सकती है। किसी भी व्यवसाय में लगे किसी भी व्यक्ति के लिए अपने व्यवसाय में रुचि लेना अत्यधिक आवश्यक है। व्यवसाय के प्रति रुचि किसी व्यक्ति को व्यवसाय से संबंधित दायित्व के निर्वहन में सहायता करती है। दूसरा, यदि व्यक्ति अपने व्यवसाय में रुचि है तो व्यक्ति अपने व्यावसायिक कार्यों को पूरा करने पूरी निष्ठा और कार्यकुशलता से करता है। व्यवसाय के प्रति रुचि व्यक्ति के नवाचार और सृजनात्मक दिखाने के लिए भी प्रेरित करता है। यदि व्यक्ति की अपनी व्यवसाय में रुचि है तो वो अच्छे से कार्य करेगा। ऐसे व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर कार्य करते समय अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके कार्य करते हैं और कार्यस्थल पर केवल समय व्यतीत करना ही ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होता है। एक पुलिस अधिकारी के लिए अपने व्यवसाय में रुचि लेना आवश्यक है ताकि वह अपने संवैधानिक, वैधानिक और व्यावसायिक दायित्व को पूरा कर सकते हैं। एक पुलिसकर्मी जो अपने व्यवसाय में रुचि लेता है वह समस्याओं को हल निकाल पाता है, दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और सम्मान प्रदर्शित करता है और मजबूत नैतिक
चरित्र और सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। अपनी व्यवसाय में रुचि बढ़ाने के लिए एक पुलिसकर्मी को समाज में पुलिस के महत्व को समझना चाहिए। कानून निर्धारण, नागरिकों की सुरक्षा और न्याय को बनाए रखने में पुलिस की भूमिका को पहचानना चाहिए। नौकरी का महत्व और प्रभाव समझने से उत्साह और प्रतिबद्धता बढ़ सकती है। पुलिसकर्मी को चाहिए कि वह पुलिस विभाग में एक मेंटर को खोजे जो मार्गदर्शन, समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान कर सके। सहकर्मियों के साथ अनुभव, दृष्टिकोण और चुनौतियों को साझा करते रहना चाहिए। अध्याय 11 मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस। एक पुलिसकर्मी को अपने व्यावसायिक जीवन में विभिन्न प्रकार की मांगों, दबावों और तनाव का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो पुलिसकर्मी से अपेक्षित है कि वह नागरिकों से अच्छा व्यवहार करे, वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। ऐसे में मानसिक रूप से दृढ़ पुलिसकर्मी ही अपने संवैधानिक, वैधानिक और विभागीय दायित्व की पूर्ति कुशलतापूर्वक कर सकता है। मानसिक दृढ़ता क्यों आवश्यक है, ये टॉपिक है। भारतीय संदर्भ में मानसिक मजबूती पुलिस अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस अधिकारियों को रोजमर्रा की जिंदगी से अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे अपराध गतिविधियों का सामना करना, समाज में उत्पन्न होने वाले विवादों का सुलझाना और समुदाय की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना, ये सब है। पुलिस के समक्ष मानसिक चुनौतियाँ। भारत में पुलिस का कार्य करने का वातावरण कई कारणों से मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। पहला, ऊंचा तनाव स्तर। पुलिस अधिकारियों को अपने काम की प्रकृति के कारण अधिक तनाव का सामना करना पड़ता है। दिन प्रतिदिन अपराधों, आपातकालीन स्थितियों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, उनके मानसिक कल्याण पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। आपेक्ष और आलोचना। भारत में पुलिस अधिकारियों को अक्सर जनसाधारण का आपेक्ष और आलोचना का सामना करना पड़ता है। कार्य जीवन संतुलन। एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखना पुलिस अधिकारियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अनियमित काम का समय, लंबी शिफ्ट और उनके कार्यों की मांग की निरंतरता इसे उनके लिए अधिक थकाने का कारण बन सकता है। संसाधनों और समर्थन की कमी। जोखिम और धमकियाँ। न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया का संघर्ष, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप। सामाजिक परिवर्तन के दबाव। समाज में होने वाले तेज सामाजिक परिवर्तन और उनसे उत्पन्न होने वाले आंदोलन, धार्मिक या सामाजिक विवादों का पुलिस अधिकारियों पर व्यापारिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। विवादास्पद निर्णय। कई बार पुलिस अधिकारियों को विवादास्पद निर्णय लेना पड़ता है, जिसमें उनके आत्मविश्वास और नैतिक का परीक्षण होने की स्थिति आ सकता है। यह उनके मानसिक सामर्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। सामुदायिक दबाव। पुलिस विभाग से अपेक्षाएँ, मतलब उनसे क्या आशा लगाया जा सकता है। भारतीय पुलिस विभागों को अपने पुलिस अधिकारियों को तनाव मुक्त करने के लिए कई कदम उठाए जाने चाहिए। पहला, मानसिक स्वास्थ्य के लिए समर्थन संरचना। मानसिक स्वास्थ्य के लिए समर्थन संरचना। पुलिस विभागों को अपने कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए समर्थन संरचना तैयार करनी चाहिए। इसमें प्रोफेशनल काउंसलिंग सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य कैंप और संगठनात्मक समर्थन शामिल हो सकता है। नियमित ट्रेनिंग और समर्थन। पुलिस अधिकारियों को नियमित रूप से ट्रेनिंग प्रदान करनी चाहिए जो उन्हें तनाव को संभालने, संघर्षों का सामना करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने की तकनीकी को सिखाएं। कार्यक्षेत्र में सुरक्षा की सुनिश्चित करना। सामुदायिक समर्थन ग्रुप। पुलिस विभागों को समुदाय के साथ संबंध बनाए रखने और उन्हें पुलिस अधिकारियों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करने हेतु सामुदायिक समर्थन ग्रुप को संचालित करना। अवकाश और छुट्टियों का समय। पुलिस अधिकारियों को नियमित अवकाश और छुट्टियों का समय देना चाहिए ताकि वे अपने परिवार के साथ समय बिता सकें। कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम। पुलिस विभागों को कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जैसे कि फिटनेस कैंप, यही सब। वेतन वृद्धि। पुलिसकर्मी से अपेक्षाएं। पुलिस अधिकारियों के लिए तनाव मुक्त होने और मानसिक शक्ति प्रदान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित उठाए जा सकते हैं। योग और ध्यान का अभ्यास, नियमित व्यायाम, अच्छे आहार, समय का प्रबंधन, अपने रिश्तों का समर्थन, परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना और उनसे अपनी बातें साझा करना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। संघर्षों का सामना करना, कला और रुचियों को बढ़ाना। अब अभ्यास प्रश्न आगे।
अध्याय 12 क्या कहता है? अल्पसंख्यक और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटी एंड अंडर प्रिविलेज्ड। भारत धार्मिक और भाषाई आधार पर विविधता से समृद्ध देश है। भारत का लगभग 19.3% आबादी धार्मिक अल्पसंख्यकों की है। इसके साथ ही भारत में अनेक अल्पाधिकार वाले सामाजिक समूह मौजूद हैं। इन सभी सामाजिक समूह की अपनी समस्याएं, चिंताएं और जरूरतें हैं। ऐसे में सामाजिक समूहों को संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिसकर्मियों का भारत का बहुलतावादी संस्कृति और विविधतापूर्वक वर्तमान के प्रति संवेदनशीलता होने की आवश्यकता होती है। अल्पसंख्यक कौन है? भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30A में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के अधिकार का उल्लेख किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की कुल आबादी में अल्पसंख्यकों की कुल आबादी 19.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी। मुसलमान कितना है? 14.2% है। ईसाई कितना है? 2.3% है। सिख कितना है? 1.7% है। बौद्ध कितना? 0.7% है। जैन कितना? 0.4% है। पारसी कितना? 0.006% है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2 में मुसलमान, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनों और पारसियों ज़ोरास्ट्रियंस को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। अल्पाधिकार वाले समूह कौन है? भारत में अल्पाधिकार वाले समूह में निम्नलिखित समूह आते हैं: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियाँ, दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों और जंगलों में रहने वाले लोग, माताएं, बच्चे, अपंग, नगरीय मलिन बस्तियों के निवासी और अन्य ओबीसी। देश की जनसंख्या का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा अल्पाधिकार वाले समूह से मिलकर बना है। ये समूह ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक कारणों से वर्तमान में अपेक्षाकृत कमजोर और पिछड़ेपन की स्थिति में है। भारत का संविधान लागू होने के बाद से भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकार ने अनेक संविधान संशोधन करके, नीतियां बनाकर, अधिनियम पारित करके, कार्यक्रम योजनाएं चलाकर और संस्थाएं स्थापित करके अल्प अधिकार वाले समूह को सशक्त बनाने का, समाज की मुख्य धारा में लाने का कार्य अनवरत रूप से किया है। भारत सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार रूप देकर अल्प अधिकार वाले समूह को लगातार विकास कर रही है। अल्पसंख्यकों से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के द्वारा समान संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 15 केवल धर्म आधार पर नागरिकों को भेदभाव नहीं किया जाता। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी के लिए नागरिकों को अवसर की समानता होगी। इस आधार में केवल धर्म के आधार पर नागरिकों का कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी और अपने धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। केवल धर्म, भाषा या जाति के आधार पर किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 का कहता है सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और प्रसारित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 347 का कहता है अगर किसी राज्य की जनसंख्या का एक भाग राष्ट्रपति से इस संबंध में मांग करता है कि राष्ट्रपति संबंधित भाषा को उस राज्य का या उसके किसी भाग में आधिकारिक भाषा दर्जा दे तो आवश्यक निर्देश दे सकता है। 350 भी क्या कहता है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम का गठन 17 मई 1993 को किया गया था। केंद्र सरकार ने पूरे भारत के लिए 6 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया है। वर्ष 1993 की मौलिक अधिसूचना में 5 धार्मिक अल्पसंख्यकों समुदाय मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी शामिल थे। इसके बाद 2014 में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और इसके अलावा 5 सदस्य होते हैं। अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की स्थापना 29 जनवरी 2006 को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय से अलग करके की गई थी। अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय केंद्रीय स्तर पर सरकार की ऐसी नियामक और विकासात्मक योजनाएं, कार्यक्रमों की देखरेख करता है जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों
और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए चलाई जा रही है। श्री अब्दुल रहमान अंतुले अल्पसंख्यक मामलों के पहले केंद्रीय मंत्री थे। पुलिस कांस्टेबल के लिए संवेदनशीलता का अर्थ क्या होता है? देश की समृद्ध सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत से परिचित होना। अतीत और वर्तमान में भारतीय समाज और अल्पसंख्यकों, अल्प अधिकार वाले समूहों की स्थिति में परिचित होना। देश की सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित संवैधानिक मूल्यों और अनुच्छेदों को ज्ञान होना। देश में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय से संबंधित कानूनों और धाराओं का ज्ञान होना। सामाजिक स्तर पर अल्पसंख्यकों और अल्प अधिकारों वाले समूहों का विकास करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों से परिचित होना। देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न मानक और आंकड़ों के संबंध में जागरूकता रखना। सातवां, धर्म, भाषा, क्षेत्र और जाति के आधार पर नागरिकों में भेदभाव न करना। अपने धर्म, भाषा मतलब बहुधार्मिक भाषाई और बहुजातीय समाज के संदर्भ में सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक समरसता के महत्व को समझना। 10वां, समाज मतलब यही है सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के प्रयासों से जुड़ी खुफिया सूचनाओं को गंभीरता से लेना। 17वां, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन पर सजगता से निगरानी रखना। 18वां, सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की संभावना रखने वाली सूचना को अफवाह का रूप लेने से रोकना। सांप्रदायिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील मामले में निहित स्वार्थों द्वारा किए जाने वाले राजनीतिक हस्तक्षेप को अस्वीकार करना। 20वां, अपने पुलिस सहकर्मियों को भी इस तरह से सोचने की ओर जागरूकता करना। लास्ट चैप्टर 13 है लैंगिक संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, अर्थात भारत की लगभग सभी आधी आबादी महिलाओं की समाज की सदस्य होने के कारण वे विशेषतः महिला होने के कारण भारतीय महिलाओं को अनेक प्रकार की भेदभाव, हिंसा और अपराधों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में महिलाओं की संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिसकर्मियों का लैंगिक रूप से संवेदनशील होना अत्यधिक आवश्यक है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध। यद्यपि महिलाएं हत्या, डकैती, लूटपाट और धोखाधड़ी आदि की शिकार पीड़ित भी हो सकती हैं, वे अपराध जो विशेष रूप से केवल महिलाओं के विरुद्ध होती है उनको महिलाओं के विरुद्ध अपराध कहा जाता है। इनकी 2 श्रेणियाँ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराध: बलात्कार धारा 376, विभिन्न उद्देश्यों हेतु अपराध धारा 363-73, दहेज हत्या 302, 304, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना धारा 498A, छेड़छाड़ धारा 354 एवं शोषण धारा 509, 21 वर्ष आयु की लड़कियों का आयात धारा 366। विशेष कानूनों के अंतर्गत आने वाले अपराध: बागान श्रमिक अधिनियम 1951, बागान श्रमिक 51, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, 1995 में इसका संशोधन किया गया था। दहेज निषेध अधिनियम 1961, मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971, संविदा श्रम अधिनियम 1976, सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976, बाल विवाह संयम संशोधन अधिनियम 1979, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1983, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती रोकथाम अधिनियम 1987। उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय। लाता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वयस्क महिला को अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह करने या रहने का अधिकार है। विशाखा बनाम राजस्थान स्तर 1997। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यौन शोषण को परिभाषित करते हुए विशाखा दिशा निर्देश जारी किए। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए नियोक्ताओं को जिम्मेदारी ठहराया था। पुलिस के लिए लैंगिक संवेदनशीलता। पहला, अतीत और वर्तमान में भारतीय समाज की महिलाओं की स्थिति की जानकारी से परिचित हों। दूसरा, देश में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की वर्तमान स्थिति से संबंधित विभिन्न मानकों और आंकड़ों के संबंध में जागरूकता रखना। सेक्स और जेंडर जैसी संकल्पनाओं के सभी पक्षों को से परिचित होना। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की प्रवृत्ति और विस्तार की जानकारी रखना।
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराधों को सामाजिकता, आर्थिक और सांस्कृतिक करण के प्रति जागरूकता रखना, महिलाओं के आधार के संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी रखना, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराधों की रोकथाम और अपराधियों को सजा देने के लिए बनाए गए अधिनियमों और उनकी धाराओं को जानकारी रखना, यही सब है। सामान्यतः मानव व्यवहार और विशेषतः अभियुक्त और पीड़ित की साइकोलॉजी की जानकारी रखना, लैंगिक हिंसा की महिला पीड़ितों के लिए उपलब्ध सहायता सेवाओं की जानकारी रखना, अपराध स्थल से सबूतों का संकलन और संरक्षण करने के लिए योग्यता, हिंसक अपराध से जुड़े शारीरिक सबूतों को प्राप्ति के लिए हिंसक और पीड़ित के शरीर का परीक्षण करने की योग्यता को विकसित करना, पीड़िताओं का साक्षात्कार करने और अपराधियों की पूछताछ करने के लिए संचार कौशल को विकसित करना, न्यायालय में ऐसे मामलों को तर्क वितर्क करने की आत्मविश्वास को, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अपराध के मामले में आवश्यक और अपेक्षित गोपनीयता रखना, अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों का प्रभाव अपने दायित्व पर निर्वहन करने में अपना पढ़ लेना। विषयों क्या कहता है, सभी पक्षों की चिंताओं, समस्याओं, सीमाओं और आशंकाओं को समझना और न्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए दूसरों की सहायता करना। ये खत्म हो गया पूरा मानसिक अभिरुचि। एक जो था एक पार्ट 3 है, ठीक। पार्ट 1 जो है 1 से अध्याय 4 तक है, और पार्ट 2 जो है अध्याय 5 है, और पार्ट 3 जो है 6 से 13 तक है।